तवज्जो हो प्लीज। अब हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं ये किताब की रोनुमाई है, किताब मुंतशिर, ये ना तमाम सी जिंदगी जो गुजरी है। मुसद्दिक सामल साहब की नज़्मों और शायरी का मजमुआ है ये। मुसद्दिक सामल साहब सहाफ़ी होने के साथ साथ फ़नकार और गुलकार भी थे। मज़ीद उनकी शख्सियत पर इजहार ख्याल करेंगे जनाब वसअतुल्लाह खान साहब और मोहम्मद हनीफ साहब। इस प्रोग्राम के मॉडरेटर हैं हमारे हसन जैदी साहब। हसन जैदी साहब कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर हैं। पाकिस्तान की पहली डिजिटल फिल्म रात चली है झूम के खालिद भी हैं। जनाब हसन जैदी साहब मुख्तसर दौरानिए की बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बना चुके हैं। कारा फिल्म फेस्टिवल के बानी मुबानियों में से भी हैं और पाकिस्तान के बाहर कई फिल्म ज्यूरीज के मेंबर भी रह चुके हैं। इस सेशन के हवाले से एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी खामोशी जो है मुझे दरकार है, आपका ताउन दरकार है और इसीलिए आपसे दरखास्त होगी मेरी कि अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दीजिए या फिर ऑफ कर दीजिए। सेशन का दौरानिया हमारा 60 मिनट्स का होगा। आखिरी 15 मिनट में आपको सवाल जवाब का मौका भी दिया जाएगा। थोड़ी सी दरखास्त ये होगी मज़ीद के सवाल मुख्तसर और जामे हो, स्टेटमेंट से गुरेज कीजिएगा और मज़ीद आपके सब्र का इम्तिहान में नहीं लूँगी। इतनी खूबसूरत टाइटल वाली किताब ये ना तमाम सीख ज़िंदगी जो गुजरी है, इसके बारे में आप यकीनन सुनना और जानना चाहते हैं तो हसन जैदी साहब आपके हवाले। इसको ऑन करने का भी बता देते। अच्छा ये वैसे आवाज। अस्सलाम वालेकुम। फिर खो गया ख्याल कहीं गम के दरमियाँ, फिर ले चली है रस्म वफ़ा असल दास्तां। ख़वातीन व हज़रात, मुसद्दिक सावल की किताब मुंतशिर की रूनुमाई में खुश आमदीद। मैं मुसद्दिक सावल को तकरीबन 20 बरस से जानता था और हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारा, साथ फिल्में बनाई। जो फिल्म इन्होंने अभी जिसका ज़िक्र किया रात चलिए झूम के, उसमें मुसद्दिक जो हैं वो बिल्कुल बराबर के शरीक थे मेरे साथ हिदायतकारी में। फिल्में बनाई, मौसीकी सुनी और बनाई। लोगो जो कारा फिल्म फेस्टिवल का है वो मुसद्दिक ने डिज़ाइन किया था, जो अब तक वही इस्तेमाल हो रहा है। लोगो बनाए, किताबें जो हैं डिज़ाइन की और मुश्किल से कोई ऐसा ही मौजू होगा जो जिस पर हमने इजहार ख़याल नहीं किया या जैसे मुसद्दिक अगर कहते तो उस पर बकवास की। लेकिन मुसद्दिक के शायर होने का राज मुझ पर बहुत सारे उनके दोस्तों की तरह उनके इंतकाल के बाद ही खुला। जब मुसद्दिक की अहलिया शहला ने पहली मर्तबा उसकी शायरी के मुसव्वदे को मेरे साथ शेयर किया तो मैं हैरान रह गया। आधी हैरानगी इस बात की थी, उसकी शायरी के ख़यालात की पुख्तगी की थी और बाकी आधी इस बात की कि 20 साल की करीबी रफ़ाक़त के बावजूद कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम नावाकिफ़ रह जाते हैं। फिर दीमक-ए बदन ने पुकारा कि मैं भी हूँ, फिर दीमक-ए बदन ने पुकारा कि मैं भी हूँ, फिर गिर गई जो चंद बनाई थीं खिड़कियाँ, फिर थी गुनूदगी कि कहीं बेल सी चढ़ी, फिर थी गुनूदगी कि कहीं बेल सी चढ़ी, फिर शजरे आरज़ू की मुअत्तल हुई ज़ुबां। जो दोस्त मुसद्दिक के इस शायराना पहलू से वाकिफ़ थे, जिनमें मेरे ख़्याल से उनके दोस्त साबिर नज़र जो कार्टूनिस्ट हैं मशहूर और उनके साथ शुरू में NCA में भी थे,
और थोड़ा बहुत शायद मोहम्मद हनीफ भी, उनसे अब, और हसन मुज्तबा ने तो खैर बाद में ही मेरे ख्याल से, उनसे अब ये सुनने को मिलता है कि असल में मुसद्दिक तो शायर ही था, कि बाकी जो वो कुछ भी था, यानी हिदायतकार था, थिएटर करता था, मौसीकी बनाता था, गाता था, डिज़ाइनर था, don.com का बानी मुदीर था, ये सब चीज़ें सेकेंडरी थी और असल में तो वो शायर था। मैं ख़ुद कभी कोई बहुत ज़्यादा आज़ादाना शायरी के मतलब मुझे कोई उससे वो नहीं रही रग़बत, लेकिन जब अगर उसका ख़याल कोई इतना चौंका देने वाला हो तो वो आपको ज़रूर असर करता है। मैं एक उसमें से एक आपको पढ़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी चीज़ है, उसका नाम है किताब गुमगुश्ता, किताब गुमगुश्ता। हमें सिर्फ ज़मीन के उस टुकड़े से मोहब्बत है जहां हमारा बचपन गुजरा, जहां हमने अपने अजदाद की हड्डियों पर हर साल फातिहा पढ़ने जाते, जहां हम अपने अजदाद की हड्डियों पर हर साल फातिहा पढ़ने जाते, और जहां हमारे एक दोस्त ने 1978 में खुदसोजी की, जहां हम वो ज़बान बोल सकते थे जिसमें हमारी माएँ लोरियां गाती। इर्द गिर्द फैली सड़कों ने इस टुकड़े को दुनिया से जोड़ा, इर्द गिर्द फैली सड़कों ने इस टुकड़े को दुनिया से जोड़ा, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिसके लिए हम शुक्रगुजार रहे, लेकिन हमारा कोई मुल्क नहीं। हर मुल्क एक हादसाती जुग्राफिया है जिसमें किसी की ज़मीन का टुकड़ा अटक जाता है। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ इसलिए एक मुल्क से मोहब्बत करने लगते हैं कि उसे किसी ने चुरा लिया है। मेरे साथ जो पैनल पे लोग मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले तो वसअतुल्लाह खान साहब हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी भी हैं, राइटर, मुसन्निफ़ भी हैं। आपने उनकी मुख्तलिफ़ कॉलम्स बात से बात सुने भी होंगे BBC पे और पढ़े भी होंगे, और उनकी दूसरी वजह शहरत ये है कि वो अभी NCA से ग्रेजुएट किए, नापा से, सॉरी नापा से अभी ग्रेजुएट किए, और किस में किए हैं? एक्टिंग में, थिएटर आर्ट्स में। तो और दूसरे मोहम्मद हनीफ हैं जो अमूमन किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते, लिखारी भी हैं, और मेरे ख्याल से कराची लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ 6-8 तो इन्होंने सेशंस कर चुके हैं या करने वाले हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस पे हम थोड़ा सा अगर गुफ्तगू कर लें और साथ में कुछ उनकी मुसद्दिक की शायरी भी शेयर करें लोगों के साथ। अच्छा, एक चीज़ जो हमने शुरू में गुफ्तगू की थी वो ये थी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे वो ज़्यादातर तो वो लोग होंगे जो शायद मुसद्दिक को जानते हों, लेकिन ज़रूर कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते। तो अगर हम उसको जहन में रखें कि शायद कुछ लोगों के लिए मुसद्दिक जो हैं वो इतने वाकिफ़ ना, उनमें मैं भी शामिल हूँ। उसकी वजह ये है कि मुसद्दिक सांवल जो है एक बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक आइडिया का नाम है। उसका डील करते वक्त मेरा ख्याल है कि फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। वो अभी तक दरियाफ्त के मरहले में है। जैसा कि हसन आप कह रहे थे अभी कि अब जो उलमाए मुसद्दिक हैं उनमें ये इत्तफाक हुआ है कि बुनियादी तौर पे वो शायर था। मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम इतनी जुर्रत नहीं करूँगा कि अभी से वर्डिक्ट दे दूँ, इसलिए कि मुसद्दिक की शख्सियत आज भी मेरे लिए 20 बरस आशनाई के बावजूद मोहनजोदड़ो की तरह है, जिसका शायद 10 या 15% दरियाफ्त हुआ है और बाकी ज़मीन के नीचे है।
तो एक शायद जॉन मार्शल की तलाश है जो मुसद्दिक को दरियाफ्त करे। कल कला ये ना हो कि शैला सफाई करते हुए कोई डायाग्राम किसी दराज से निकल आए और पता ये चले कि असल में तो मुसद्दिक साइंटिस्ट था, तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लूँगा कि मैं उसे कहूँ कि जी अब पता चला कि वो शायर ही था। अच्छा, शायर जो था वो बड़ा खुफिया था। मसलन आपको भी, आपने बताया कि आपको भी इल्म नहीं था और बहुत सारे दोस्तों को भी नहीं। हनीफ का भी कहना है कि उसे नीम अंदाज़ा था कि शायद मुसद्दिक जो है वो शायर हैं। मैंने गौर ये किया कि उसको क्या ज़रूरत थी इस बात को छुपाने की कि वो शायर अगर है, और ये बात छुपाए कि वो शायर नहीं है या किसी को ना बताए। दो तरह के शायर होते हैं, एक तो वो कि जिन्हें अपने मिसरे पे या अपनी लाइन पे एतमाद नहीं होता, वो छुपाते हैं। दूसरी तरह के शायर वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि मैं किसी को बताऊं ना बताऊं लेकिन मैं रिकग्नाइज होके रहूंगा, शायद अपनी जिंदगी में या अपनी मौत के बाद। तो मुझे लगता है कि मुसद्दिक जो है वो दूसरी कैटेगरी का शायर था। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कोई खुशामद है या ये है कि अब चूंकि मुसद्दिक अब जिंदगी में नहीं है तो अच्छी अच्छी बात करेंगे। नो, ये किताब अगर आप मेरिट पे पढ़ें तो लगता है कि वो कॉन्फिडेंस के किस कोहे हिमालय पे बैठा हुआ है। उसको पता है कि वो क्या लिख रहा है और उसको पता है कि आगे उसकी इंटरप्रिटेशन किस अंदाज में हो सकती है। मसलन मनाजात हर शायर लिखता है, फैज साहब ने भी लिखी हमद मनाजात। इस किताब में हालांकि मनाजात के नाम से या हमद के नाम से कुछ नहीं है, लेकिन मैंने दरियाफ्त कर ली है। और ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेड यूनियनिस्ट खुदा से मनाजात कर रहा है, कोई सोशलिस्ट, कोई अवाम का हमदर्द, कोई इस्टेब्लिशमेंट का एंटी आदमी खुदा से मनाजात कर रहा है। रब्बुल इज़्ज़त, तेरी मेरी इस दुनिया में जितने भी ये इज्जत के दरबार लगे हैं, उनके दरबानों के दर से मौत के काले गुर्ज हटा, मेरे सोनिया उनके जहर को ठंडा कर। दस्तक हूं दरवाजे खोल, सोनी सूरत मोहनी सूरत जाहिर कर। अंदर तक हैं नाक फसीलें, उनको तोड़ फितने मोड़। रब्बा सचिया आजी मेरी, मैं तन्हा हूं, कड़वे लोग झूठे सोग, डर लगता है अपने आप से डर लगता है। सचिया सोनिया, कौन दलील कौन वकील, कौन है कच्चा नाई, किसकी शामत आई। तू बाहर भी तू अंदर भी, फिर ये सब्ज समंदर भी। मैं तो इसे हम या मनाजात के तौर पे लेता हूँ। हनीफ साहब फिर मजीद दरियाफ्तें करेंगे, अभी थोड़ा सा। ये हसन ने और वुसत ने कहा कि ये मुसद्दिक को 20 साल से जानते हैं। मैं कोई 27 साल से जानता हूँ, तो मेरा दावा थोड़ा सा आप लोगों से बड़ा है। और शादी से पहले जो है हम लोग तकरीबन ज़्यादा वक्त जो है साथ ही रहते थे। हम लोग कराची का एक बहुत नोटोरियस कपल थे, बदनाम जोड़ा, जो बुरी शादी जो है जो हो जाती है, जिसमें से ना बंदा रह सकता है ना वो उससे बच सकता है। तो उसकी एक बड़ी आदत थी, हम दोनों छोटे छोटे अपने नौकरियां करते थे, तो जाहिर है छोटे छोटे फ्लैट में कहीं एक कमरा लेके रहते थे।
तो उसकी आदत ये थी, मैं थोड़ा सा तन्हाई पसंद किस्म का आदमी हूँ, उसके दोस्त पता नहीं कहाँ से आ जाते थे और हमेशा ये होता था कि इतना छोटा सा कमरा है और उसमें इतने सारे लोग आ गए जैसे आप लोग आके बैठे हुए हैं। तो मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि उससे पूछूं कि भाई लोग बैठेंगे कहाँ से और ये हैं कौन और क्यों आए हैं यहाँ पे। तो ये हमारी जो है वो 25-27 साल तक ये बात जो है ये चलती रहती थी। जाहिर है उसने भी सुधर के नहीं दिया और आखिर में जाहिर है शादियां हो गई, बच्चे हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बंदा खुद ही सुधर जाता है उस काम में। शायरी वो छुपाता नहीं था, वो ऐसे होते, आपको मर्द लोग मिलते होंगे नौजवान जो अक्सर ये दावा करते हैं कि मैंने वो काम छोड़ दिया है, पहले मैं किया करता था, पहले मैं सिगरेट पीता था या नशा करता था या मुझे पहले उस लड़की से इश्क था लेकिन अब मैंने छोड़ दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा एक दोस्त था, वो कहा करता था पहले मैं पागल होता था अब मैं ठीक हो गया। तो उसको दरअसल उसका जो असली जो ठरक कह लें उसको, जो शौक था वो था सियासत का, और जाहिर है सियासत तो लोगों के साथ ही हो सकती है। तो उसकी वजह से उसने शायरी को साइड पे रख के म्यूजिक, क्योंकि बाजा लेके आप बैठ जाएं तो 7 लोग जो हैं मिल के साथ गा सकते हैं। आप ड्रामा शुरू करें तो उसमें भी 15-20 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक जैसे मैंने कहा कि एक कचहरी बना के रखने का, नए नए लोगों को लाने का, आप में से भी बहुत सारे बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो मुझे हमेशा, चूंकि हम पुराने दोस्त थे, तो मुझे गुस्सा भी आता था कि ये कहाँ से नए नए बच्चे जो है आके तुम्हारे दोस्त जो हैं बन जाते हैं और तुम बैठ के गौर से इनकी बातें सुनने में लगते हो, हालांकि हमें पता है कि बेवकूफ़ बच्चे, इनको कुछ नहीं पता, लेकिन वो बहुत संजीदगी से ये लिया करता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जगह पे हम रहते थे, एक कमरे में, छोटे से कमरे में, तो वो चूंकि सियासत का शौक था तो उसमें पीएसएफ के लड़के भी आते थे, आके लेके जाते थे कि डॉन मेडिकल कॉलेज में इलेक्शन आ रहा है तो कैसे जीतना है। और एमकेएम के नए नए जो थे एपीएमएसओ के लड़के वो भी आते थे। तो एक दफा मुझे अच्छी तरह याद है, अल्ताफ भाई की गार्ड ड्यूटी लगी एक लड़के की, तो वो पजामा ढूंढता हुआ हमारे घर आया कि पजामा पहन के मैंने जाना है तो आपके पास पजामा होगा। तो खैर हमारे पास पजामा नहीं था, मेरा ख्याल है उसने बगैर पजामे के वो ड्यूटी दी। तो उसको तो मुसद्दिक को इसलिए मेरा ख्याल है उसने शायरी जो है वो एक तरीके से साइड पे रखी हुई थी। हमें बताता था पुरानी जो थी नज़में, क्योंकि जब वो हमसे मिलने से पहले, जब अभी वो टीनेजर ही था, तो मुल्तान में बहुत मशहूर वो जो था, बहुत संजीदगी से जो हल्का अरबाब ज़ौक़ और जो बाकी इस तरह की मजलिसें होती हैं, उसमें उसको बहुत संजीदगी से जो है उसको शायर समझा जाता था। लेकिन वो चूँकि उसके बाद कराची आ गया, तो जैसे बड़े शहर में आके ख़राब हो जाते हैं बच्चे, तो उसने शायरी छोड़ के जो है अपने दूसरे काम शुरू किए। तो उसकी मेरा ख्याल है बुनियादी वजह ये थी कि उसका एक कॉन्शियस ये फैसला था कि लोगों से मिलने के लिए, या जो भी उसने अपनी तहरीक चलानी थी, या दुनिया को बदलना था, वो उसके लिए ज़रूरी है कि नए नए बच्चे जो हैं, नौजवान, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको गाना सिखाया जाए, उनको तबला बजाना सिखाया जाए, उनसे मौसीकी पे बात की जाए, उनसे थिएटर पे बात की जाए। और इस बहाने से उसका ख्याल था कि शायद इनको कुछ सियासत भी सिखाई जा सकती है। मैंने तो किसी को सीखते नहीं देखा, मैं उसकी खुद जिंदा मिसाल में मैं बैठा हूँ। तो शायरी से मेरा ख्याल है उसका ये था। लेकिन आखिरी जो उसकी ज़िंदगी के 1.5 साल थे, तो वो वापस अपने पुराने पैशन की तरफ जो है गया। तो उसने कहा कि ये, उसको समझता था कि ये अय्याशी का काम है, तो उसने कहा कि चलो ये अय्याशी जो है करते हैं। तो इसमें से काफ़ी सारी नज़में जो हैं उसके आखिरी 1.5 साल की लिखी हुई। इसकी एक कहानी जो मतलब मैंने सुनी है और आपसे भी मेरे ख्याल से दोस्ती से पहले की है, लेकिन बार बार ये सुनने में आता है कि उसने जो पुरानी शायरी थी उसकी अपनी मुल्तान वाली, और वो उस वक्त जब ये 12 से 16, 17 साल की उम्र में वो शायर बन गए थे वहाँ, कि वो जब एनसीए पढ़ने गया था तो उसने जला दी थी अपनी सारी शायरी पुरानी वाली। ये कहाँ तक? ये चूंकि सियासी किस्म का आदमी था तो जलाने गिराने का काफ़ी शौक था, तो मुझे तो वही बैद नहीं है कि उसने बाकायदा जला दी हो, ये हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं चीज़ ये इजाफा ही करना चाहूँगा कि
मसलन ये किताब ना भी होती और हमें ये ना पता चलता कि जी मुसद्दिक शायर है या नहीं है या थोड़ा बहुत है, जो भी, सो व्हाट, जिंदगी शायराना होनी चाहिए। और उसकी जिंदगी को अगर गौर से देखा जाए तो उसने हर जो काम किया, मसलन बच्चों को शऊर देना, किसी मिशनरी जील के तहत कोई आइडियलाइज करके इस दुनिया को कि इस दुनिया को ऐसा होना चाहिए, ये सब करना, ये बज़ाहिर घाटे के काम है, इनमें फौरी मुनाफा नहीं है। और ये काम मैं चिन्योट में या लाहौर में या चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के नहीं कर सकता। मुझे उस अपने अंदर एक सड़क छाप शायराना तबीयत का मालिक होना चाहिए, तभी मैं खसारे में मुनाफे का सौदा कर सकता हूं। और मुसद्दिक की पूरी ज़िंदगी अगर इस किताब को मैं साइड पे भी रख दूं तब भी शायराना ज़िंदगी थी, और शायराना ज़िंदगी में जो भी काम होता है वो शायराना होता है। इसमें से हाँ आप नहीं आप बोलिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। देर तक आप बात करिए। नहीं, वो मुझे एक, जब इन्होंने वसत ने बात की तो जबकि ये मेरे ख्याल से ये, हाँ जाहिर है ये उस वक्त की नज़्म है जब ये ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गए थे। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको पढ़ दूँ। इसका उन्वान है हाईवे 1, सांता क्रूज से LA तक। अजब जगह है, अजब लोग हैं, शजर हैं अजब, अजब पहाड़ हैं, पत्थर अजब हैं, साए अजब, अजब किनारे समंदर की काहिली है अजब, अजब चिटाने उफ़क़ की खामोशियाँ हैं अजब। हर एक शय के मगन है खुद अपने होने में, न हम कलाम है खुद से न मुस्तरिब है किसी हम सफ़र के खोने में। ये बेनियाजी जो पत्थर में, सीप में, पुल में घुली सी रहती है लहरों की झाग की मानिंद, ज़मीं की छाती पे अटकेलियां सी करती हुई, सबा के पाँव में सरगोशियों के सबा के पाँव में सरगोशियों की पाजेबें जिन्हें हिलाती है बेवजह सी गुजरती हुई। ये कैसा मंजर बेबाक है मचलता हुआ, मेरे इरादों की बेजारियां मसलता हुआ। ये कैसा भेद है क्यों कर खुला है अब मुझ पर, अगर यहाँ से गुजरता न मैं तो क्या होता। ये वो जो आप कह रहे थे, अगर यहाँ से गुजरता न मैं, अगर यहाँ से गुजरता न मैं तो क्या होता, ये भेद खुद में ही मदहोश इस जगह होता। ये क्या जहान है, यहाँ क्या कभी मैं आया हूँ, अगर नहीं तो मेरी याद में है क्यों रोशन, मेरे बदन में पुकारा है क्यों इसी का बन। हर एक पेड़ के जैसे हो हम गुसार कोई, हर एक संग के आवाज़े दोस्त का परतो, हर एक लहर के दिलदार बाजुओं की लपक, हर एक सांस समंदर की मुस्तरब सी धमक। ये क्या शजर हैं भला इनके नाम क्या क्या, भला इनके नाम हैं क्या क्या, खड़े हैं कैसे अदब से इल्तमास इन्हें, खिज़ां की बास भी करती नहीं उदास इन्हें। मिली है जैसे न होने की हुक्मरानी इन्हें, गुजार करता है बस एक पल का पानी इन्हें। सॉरी, मिली है जैसे न होने की हुक्मरानी इन्हें, गुराज करता है बस एक पल का पानी इन्हें। जो अगले पल को समंदर में लौट जाएगा, नए भंवर में नई किश्तियां उठाएगा, तुम्हारा सांसों की माला का गीत गाएगा, हमारे हिज्र में तूफान का जोर लाएगा। ये क्या पहाड़ हैं क्या आजिज़ी में बैठे हैं, उठा दिए भी तो तेरी गली में बैठे हैं। तेरे जहां के फरामोश आबगीनों से
अजीब मुफलिसी और खुशी दिली में, अजीब मुफलिसी और खुश दिली में बैठे हैं। ये क्या मुकाम है, किस वक्त की रवानी है, ये कौन रब है, मेरे मैकदे में पानी है। मैं कैसे पहुंचा यहाँ, खुद को कैसे ले आया, जहां फ़कत मेरा होना है मेरा सरमाया। ये किस तहय्युर मंजिल की ताबनाकी है, जो अपने होने की उरियानियों में बाकी है। ये वो पहाड़ जहां शायरी उतरती है, बरहना पा किसी आहट में गुनगुनाती है, जो गेसू खोले फरामोशियां जगाती है। भुलाए ख्वाबों की मिट्टी में हुमहुमाती है, जो जंगलों के शबिस्तां से यूं गुजरती है कि जैसे सरसब्ज़ ज़मीं पर सबाए हम रक़्सां, कि जैसे नील गूं पानी पे तायर जाना। अगर ये नींद है ठहरो मुझे जगाओ नहीं, अगर ये मौत है छोड़ो मुझे उठाओ नहीं। वाह वाह वाह। एक वो आपने विजदा पढ़ना चाह रहे थे, कौन सा? मैं एक कराची, तो मुसद्दिक जो है वो भी मेरी तरह, हम लोग बाहर से कराची आए थे बत्तियां देखने और यहीं रह गए। तो हमारा जो है रिश्ता वो कराची से थोड़ा सा, बाकी जो यहाँ के जम्पल हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता था। हमें वो फैसिनेट भी शेयर करता था, उससे डर भी लगता था, और जो है गाँव भी याद आता था। तो उसकी एक नज़्म है कराची। एक बारिश में सुलगता दिल लिए गम की सड़कों पर चला जाता हूँ मैं, भीगता हूँ हादसों से बेखबर। जिंदगी और मौत की तकरार करती गाड़ियां एक हजूम तेज तर रफ्तार में बहता हुआ बैन करती हैं मेरे दोनों तरफ जालिम हवा की सीटियां। हाँ, इसी बेमहर जाबर शहर में जो मेरा दिलदार था, गमखार था, जिसने मेरा हाथ भी थामा, सहारा भी दिया, जिसने मुझको ख्वाब में आकर इशारा भी दिया, और फिर एक खूबसूरत रात उसने कत्ल कर डाला मुझे। इन अमाराते बुलंदो पुष्कों के दरमियान जिनमें महवे रक्स रहती हैं हमेशा, सैकड़ों मेजें हजारों कुर्सियां, रात को भी सूखते कपड़े, थकी आंखें, धड़कती उंगलियां, लज्जतों की खट्टी मीठी सी कराहें, अगले दिन के खालीपन की सर्द आहें। सोचता हूं ये अमाराते अजब आबाद हैं तो इस कदर सुनसान क्यों लगती हैं ये। खिड़कियों से छिनकर आती रोशनी में और भी वीरान क्यों लगती हैं ये। और इन हैरानियों के दरमियान एक बारिश में सुलगता दिल लिए गम की सड़कों पर चला जाता हूं मैं। मैं सिर्फ एक वो बात याद कराना चाह रहा था कि चूंकि यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आखिर में सवाल जो है मुख्तसर पूछें और स्टेटमेंट ना दें, तो यहाँ पे चूंकि जवाब देने वाला तो मौजूद नहीं है, हालांकि जवाब जो है वो बहुत देने का शौक भी था और देता भी था। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो जो वक्त है उसमें लोग जो उसके दोस्त हैं या उनके साथ जो जानने वाले हैं, जो भी कुछ चीज़ अपनी शेयर करना चाहें, स्टेटमेंट देना चाहें, तो मेरा ख्याल है वो आखिर में टाइम आपको। हाँ, अच्छा, एक आखिर में हमारे पास एक स्पेशल वीडियो भी है जो मुसद्दिक की अपनी आवाज़ में एक नज़्म है, वो भी हम आपको सुनाएंगे आखिर में। एक चीज़ मैं और जिक्र करता चलूँ कि ये किताब की पब्लिकेशन में जो है शहला के अलावा दो इदारों का या लोगों का हाथ था। उनमें एक तो संग मील है जिन्होंने ये पब्लिश की और बहुत उसमें हेल्प की है, और दूसरे आसिफ फर्रुखी हैं जिन्होंने इसका तारुफ भी लिखा है मुसद्दिक का, और वैसे भी उसमें से पब्लिकेशन में जो संग मील से भी बात करने में भी बहुत मदद की है। आप कोई एक दो निकाली थी आपने नज़्म जो? हाँ, निकाली क्या, पूरी किताब छपी हुई है ये तो। एक चीज़ और, उसकी जो लफ्ज़ियात है, उसकी जो लुगत है, वो बड़ी मज़ेदार है। मसलन
मैं बकवास का गुरु हूं, जीवन की कंजरी। मतलब मैंने ये पहले नहीं सुना और इट मेक सेंस। अगर आप उन लाइनों में जाएं, पूरी पूरी नज़में पढ़ें, तो वो वोकैबुलरी जस्टिफाइड है। वो जो उसने इन्वेंट की है, अपने आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं, ये वोकैबुलरी ज़ाहिर है उससे ईजाद करवाई। वस्ल के सुर्ख मकां, अदम खाना, गम के कुत्ते, बुखारे रेग, तावीज़े आइंदा, इशरत गहे बेजार का जिंदा, खस्सी कहर। मतलब वो अपनी वोकैबुलरी खुद साथ लाता है। अच्छा, मुसद्दिक फोटोग्राफर भी बहुत अच्छा था ना हनीफ? जी बिल्कुल, हाँ। तो अब तो ये मतलब मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि डर लगता है कि कहीं जाहिर है कि वो मुस्तकिल दरियाफ्त हो रहा है, तो पूछना जरूरी है कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। आप ये अस्यूम कर लेंगे वो भी था, वो भी था। तो उसकी मैं एक फोटोग्राफी की एक झलक दिखाता हूँ आपको। रात गए जब आता हूं इस तन्हाई की मेज पे, दिन से खौफजदा कुर्सी की सांस को बोझल देख के, अलमारी में चढ़ते तूफान की चिंगाड़ से डरकर, गुलदा में मुरझाते फूलों की फुनकार से डरकर, गिर पड़ता हूं अपने दिन की थकन में डूबा, अपना होना अपने ही मैले कपड़ों की मानंद फेंकता हूं बेजार वफा की टोकरी में। रात गए फिर उठता हूं तेज बुखार के पहिए में, एक बेकाबू बैल की तरह दौड़ता हूं, बेरब्त इजहार की भगदड़ में लफ्जों से टकराता हूं, हरफों की कच्ची कलियों को रौंद के निकला जाता हूं, यूं मैं नज़में लिखता हूं जैसे कोई तेजी में खुद ही को खत लिखता हो, और सुबह जब उठकर देखे कलम की नोक से सफ़े पारा पारा हों, कहीं कहीं पे खून के काले कतरे उसे झांकते हों, ऐसे खत फिर कौन किसी को भेजता है। नज़में लिखना अच्छा काम नहीं है, इसमें एक अय्यारी है। आप अगर कुछ लिख नहीं सकते, नज़में लिखें, इसमें कुछ बेजारी है, खलकत से सफाक सी पर्दादारी है। और एक और है, ये आखिरी चीज़ है जो मैंने बड़े ध्यान से वो सिलेक्ट की। इसमें मुसद्दिक जो है, ज़रा तसव्वुर करें कि वो खुद से, वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है या लेटा हुआ, व्हाटएवर, खुद से अलग होके खुद को जाते हुए देख रहा है। और ये नज़्म है 15 मई 2013 की, कुछ दिन पहले की। रथ धीमी धीमी टोर, जरा तो ठहरो मेरी जान के जान पे बन आई, जरा रुको के अभी फुर्सते फिराक कहाँ, अभी तो कासाए गुल में जरा सी शबनम है, सो उसको जज्बे तमन्ना का खौफ बाकी है, अभी तो कतराए खून में गुमान है मुमकिन का,
वहाँ भी होठों के छालों पे दस्ते साकी है। अभी तो बादाओ मीना में दिल धड़कता है, अभी तो सीने में मैं का सुरूर बाकी है। रुको तो आंखों में जीने की आरजू है अभी, कहाँ चली हो, कहाँ का कसद है उबास बार। अभी तो पार हैं हम, हो यहाँ या फिर उस पार। इस उजलतों के डरे कारवां में क्या होना, जिसे है रस्म नुमाइश में मोजज़ा होना। तुम्हें सफ़र की इबादत का क्यों ख्याल आया, गुबारे ज़ात की वहशत का क्यों ख्याल आया। ये होना होना नहीं बस फ़कत गुज़रना है, वजूद रंग है जो ज़िंदगी में भरना है। ये इस समय पे कहाँ आफताब उभर आया, कफस के रत जगह में कैसे ख्वाब उभर आया। ये ख्वाब है या तलातुम है शोर बेबस का, ये फुसफुसा सा जो तूफ़ान है जोश मुफलिस का। कहीं फरेब ना हो शोर कारवाने हयात, बस अगले मोड़ पे हो मुंजमित खला की घात। ज़रा तो ठहरो, ज़रा सा भुला के देखो उसे, फिर अलविदा जो कहो मुस्कुरा के देखो उसे। ये वक्त आप ही रुक जाएगा हमारे लिए कि इसका होना ना होना भी हमसे है मशरूत। ये एक चीज़ जो मुसद्दिक के बारे में जो मतलब हम बहुत सारे लोगों ने लिखी भी है और उस पर बात भी की कि जब मुसद्दिक को मालूम हुआ अपनी बीमारी का, उसके बाद मजाल है कभी किसी ने मुसद्दिक से कोई ऐसी बात सुनी हो जिसमें उसने अपने ऊपर कोई होता ना कि क्या होगा पिटी, वो मतलब एक ज़र्रा बराबर भी, बल्कि और लोग ज़्यादा परेशान होते थे उसकी तबीयत के बारे में और वो हमेशा हंस के टाल देता था उसको। लेकिन वो सारी चीज़ें जो भी वो सोच रहा था वो मेरे ख्याल से वो सारी शायरी में निकलती हैं, जो आम उसने कभी किसी से ना डिस्कस किया, बल्कि वो उसको मजाक बना देता था कि मुझसे इस तरह क्यों पूछ रहे हो या मुझे बीमार की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने तो कम से कम ऐसा कभी किसी को नहीं देखा जिसने इतनी खुशदिली से जो है अपनी किसी तकलीफ को बर्दाश्त किया हो। अवैस के यहाँ रिसेप्शन था उसका अमेरिका जाने से पहले। अच्छा, अजीब सा लग रहा, जाहिर है सब लोगों को अजीब सा लग रहा था, खौफ ज़्यादा थे अंदर से ज़्यादातर लोग। अच्छा, मुसद्दिक जाहिर है एक ताड़ जाने वाला आदमी, 6-7 से तो वो गले मिल लिया। 8वां जब गले मिलने लगा तो उससे कहने लगा यार मैं अमेरिका से वापस भी आऊंगा। और वो आया। वो एक जो बहादुरी और बेवकूफ़ी में वो कुछ थोड़ी सी एक बारीक सी बहुत लाइन होती है। तो जब वो एनसीए में पढ़ता था तो वहाँ पे उस ज़माने में 70s की, लेट 70s की बात है, अर्ली 80s की, तो जमातियों ने कुछ फड्डा किया, हमला किया। तो हर सियाना आदमी जो है उस वक्त भी और अब भी यही करेगा कि जब जमाती आप पे हमला करते हैं तो आप भागे, जान बचाए। तो बाकी लड़के भागे, ये जमातियों की तरफ भागा, उन्होंने पिटाई की और उसकी एक आंख भी उसमें उसको नुकसान पहुंचा। तो मेरा ख्याल है वो जो थी उसमें वो बेवकूफ़ी वाली और बहादुरी वाली वो जो थी, वो आखिरी दिनों में भी मुझे उसकी वही जो है वो झलक वही जो है नज़र आई। तो मेरा ख्याल है लोगों से या कुछ और आप हाँ नहीं, मेरा ख्याल है आप लोग कोई बात करना चाहें, शेयर करना चाहें, कोई अपना उधर पीछे एक साल हमारे पास माइक्स हैं एक्स्ट्रा। एक मिनट है क्या, वो माइक यहाँ से वो पीछे इधर। चले पहुंच, माइक भी पहुंच गया। जी मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक सारी बात
मैं तो सावन कहता रहता था हमेशा उससे मुसद्दिक साहब। उनकी शायरी के बारे में बात हुई है और अमीर साहब ने कुछ इशारे किए उनके सियासत के बारे में। मैं दो चीज़ों की तरफ इशारा करना चाहता हूँ जो उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा था, जिसने हमारी ज़िंदगी कम से कम मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी। वो था उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर, और दूसरी बात जो थी वो उनकी इंसानियत। अगर हम जो उनकी इंसानियत के बारे में तक कुछ कह नहीं पाए क्योंकि बहुत डीप थी। मेरा उनसे ताल्लुक़ था, मैं पहली दफ़ा जब उनसे मिला हूँ तो एक मैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में काम करता था, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। उससे पहले मैं नहीं कभी, और उस वक्त वो और उसमें और हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अगर तू बुरा ना मनो असद हम तीनों काम करते थे वहाँ। मैं नाम ही लूँगा उसका। हाँ, तो हम तीनों वहाँ काम करते थे। आप यकीन जानिए उस माहौल में अगर मुसद्दक नहीं होते तो हम दोनों का काम तो ख़त्म हो जाता। एक दफ़ा एक मीटिंग हुई, डोनर्स आए हुए थे जिनीवा से, हॉलैंड से, पता नहीं कहाँ, हम सब बैठे हुए हैं। अच्छा, डोनर्स ने ये शिकायत की कि भाई आप जो है ना, आपके टॉप मैनेजमेंट जो है ना, उसमें कम से कम 10% औरतें होनी चाहिए, ये नहीं कि जेंडर बैलेंस को सही करें आप। अच्छा, हम बैठे सुन रहे थे वो, और यकीन कीजिए वहाँ एक खातून बैठी हुई थी, 15 मर्द बैठे, तो उनकी भी बात सही थी। तो मीटिंग ख़त्म हो गई, हम निकले बाहर, तो सावल मुझे कहता है, यार इफ्तिखार ये मसला कैसे हल होगा, 10% टॉप मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा यार अब देख लो, सोच लो, इनको भी तो सोचना पड़ेगा। कहता है यार हल ढूंढ लिया मैंने कहा वो क्या। कहते हैं कि उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जो 3 है ना उनकी जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करा दो बस और कोई हल नहीं है, ख़वातीन हमें नहीं मिलेगी इन जॉब के लिए। तो एक तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर का। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी जो है ना उसने आसान कर दिया, और उसके लिए आप यकीन कीजिए मैं उस तंजीम में नहीं रह सकता था। फिर इसी तरह से इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात कि मैं जब भी कभी भी कहूँ कि ये कमज़ोर से कमज़ोर, क्या कहूँ, गरीब से गरीब तर इंसान कि यार मदद करनी है, कहता ले आओ उसको, और हमेशा मैं और मदद आ जाता हमेशा। मतलब ये कि कोई ये नहीं पूछना कि क्या काम है, ये नहीं, ले आओ, आ जाओ, चलो चलते हैं। और तीसरी बात एक सेंस ऑफ ह्यूमर की बता दूँ, जब वो वापस आए थे कैलिफोर्निया से इलाज के बाद, तो उनके जाहिर है वो बाल कटे हुए थे, वो हो जाते थे ना, तो फिर बाल ग्रो करने पड़ते थे। तो मैंने कहा यार सावल ये तो बड़े अच्छे लग रहे हो, तो तुम्हारे तो बाल भी उग रहे हैं अब। कहता है यार बड़े महंगे हैं ख्याल से इनको समझना, इनको प्यार से करना बात। मैं कहता हूँ कि सर इवन इन हिज लास्ट डेज he maintains his sense of humor and his sense of humanity, and that was most amazing. एक सवाल है आप दोनों से ही कि हम लोगों को पहचानने में इतनी देर क्यों कर देते हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल मुसद्दिक सावल की ज़िंदगी में भी होता था, लेकिन हमने कोई सेशन उन पर नहीं देखा। आप दोनों इस वक्त लीडिंग जर्नलिस्ट हैं। वसतुल्लाह, खैर हनीफ तो रिकॉग्नाइज बहुत हो गए हैं, लेकिन वसतुल्लाह पर एक ट्रिब्यूट हैदराबाद में सिंधी दोस्तों ने किया था, उसकी मैंने सीडी देखी थी। तो हम क्यों नहीं लोगों को उनकी लाइफ में रिकॉग्नाइज करते। हर रोज जब तक वो जिंदा रहे, हर
हर रोज़ उनकी ज़िंदगी की सेलिब्रेशन होती थी। तो जहाँ तक बुक लॉन्च का ताल्लुक है, तो बुक अब छपी है, तो इसलिए जो है वो इसलिए अब लॉन्च हो रही है। और आप भी माशाल्लाह नौजवान शायर हैं, तो अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। ये मेरा तीसरा बहुत करीबी दोस्त है जो KLF में आया है, या उसका जिक्र जो है KLF में हो रहा है और वो दुनिया में नहीं है। तो मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यहाँ से बच के रहा करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बात करना चाहूँगा। मुस्तदक सांवल को मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र और बड़े अच्छे गायक के हवाले से जानता हूँ। इसका कोई जिक्र नहीं हुआ आज। वो सिर्फ इसलिए कि वो उनकी किताब का लॉन्च है, तो किताब पे जो है बात हो रही है। फोटोग्राफी पे, शायरी पे, सब पे बात हुई, लेकिन उनके एक ज़िंदगी का बहुत अच्छा पहलू था। बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र थे। नहीं, किताब के अलावा हवाले से भी बहुत सारी बात हो सकती है। वो बाद में चल के बाहर चल के हाँ, वीडियो दिखाएं। हाँ, अच्छा, सॉरी माइक के बस। उसकी वजह मेरे हिसाब से ये है कि अगर मुसद्दिक की गायकी और उसकी म्यूज़िक पे बात होती तो वो बिल्कुल अलग एक सेशन बन जाता, और उसमें इतना मवाद है कि वो फिर शायरी पे बात शायद ना आती। एक अब हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मुसद्दिक की अपनी नज़्म अपनी आवाज़ में है, जो रिकॉर्ड उसने खुद ही की थी, और साथ में उनके साथ एक बिलाल काम करते हैं, उन्होंने फिर उसको फाइनल टचेस दिए। तो सुनिए, शर्जील ने भी। किसे खबर कि वो जरा सा जागता भी होगा या अभी नहीं। किसे खबर कि मुनकिर नकीर की जुबां से हो लहू रवां। किसे खबर कि जिस जुबां से हो वो आशना वो कैस की जुबान हो। जुबां हो इब्ने औफ की, शनाख्त उसकी आज है अबू अफक तो क्या हुआ कि इस तरह की दास्तां में हर घड़ी पे एक मौजज़ा हुआ। जिन्हें कबूलियत हुई वो जाविदा हुए वफा के हल्क़े सलाम में। जिन्हें था लुत्फ़ मुनकरा यहीं पे कत्ल हो गए, फिर उसके बाद जा मरे दवाम में। किसे खबर कि उनकी ज़ीन पर अभी अबू अकफ की रेशमी नयाम है। किसे खबर कि उनकी ज़ीन पर अबू अकफ की रेशमी नयाम है।
किसे पता अगरचे मर चुका था पर 1000 साल बाद भी उसे कोई थकन नहीं। अजब सी बात थी कि कैसे शल हुए जो हाथ थे खुदा के उसके हुक्म राज के निगाह बेनियाज के। अजब सी बात थी कि कैसे शल हुए जो हाथ थे खुदा के उसके हुक्म राज के निगाह बेनियाज के। उठा सके न एक पल वजन था ऐसा उसकी तेग रंज का जो सो गई थी उस घड़ी चली नहीं फिर उसके पास आ गई। 1000 साल के तेजाब जहर से भरी हुई, 1000 साल के तेजाब जहर से भरी हुई कि जैसे उस पे कर्ज हो बस एक इंतकाम एक आखिरी सा फर्ज हो। किसे खबर, किसे खबर, किसे खबर कि मेरा संग तराश मंदिरों से कितना दूर था, भटकती हिजरतों के बेकरार नशे में चूर था। वो सरमदे लाइन था, वो तख्तज़ों में मकर की निगाह में वबाल था। विला पे रुक चुका था पर इलाह का जमाल था। किसे खबर कि आज क्या हुआ यहाँ, मेरा मुनीर हद से क्यों गुजर गया, वो नींद में संवर गया। किसे खबर कि आज क्या हुआ यहाँ, मेरा मुनीर हद से क्यों गुजर गया, वो नींद में संवर गया कि जैसे शेर हो शकीब का हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई। मुझे भी कुछ खबर नहीं मगर मैं जानती हूं ये वो कितना पुरफरेब था। किसे खबर कि अपनी सर्द कब्र में मेरे जमा पे गुजरे कैसी कल तलक, जो बिस्तरे जुनून में मेरे साथ सोया था भी जुबान दस्त बाजुओं में कितना बेकरार था। वो गर्दिशे फरार था यहाँ की मुर्दा शाम से, यहाँ के जश्न आम से। वो ढूंढता था आफियत रसूम से तो आम से। किसे खबर वो भागने की सोचता हो अब, किसे खबर वो भागने की सोचता हो अब, जहां वो इतने शौक से गया उसे वहां भी इस तरह बेख्वाब हो। पसंद उसको उस तरफ भी सांप की शराब हो, अगरचे वो है दिल बरा की गोद में। किसे खबर वहां भी अब वो खुश न हो। कोई कहो, कोई कहो मगर तुम्हें खबर नहीं, मगर तुम्हें खबर नहीं मकाम अस्ल दिल बरा है चीज क्या, मगर तुम्हें खबर नहीं मकाम अस्ल दिल बरा है चीज क्या। थी उसको क्यों हवस इसी के कुर्ब की, कहीं ये वो अंधेरी कब्र तो नहीं जहां वो कैद था कभी वजूद अब से पेशतर। कहीं वही जमीन तो नहीं जहां वो बीज था कभी, वही जमीन जहां पे मैं भी एक लुआ थी कभी। किसे पता, किसे खबर, किसे पता मेरा मुनीर हद से क्यों गुजर गया, वो नींद में संवर गया। मेरा भी उसमें दोष था या जुर्रते मुहाल थी, या सब उसी का हुस्न था उसी की दिलबरी थी ये। किसे पता, किसे खबर। मैं सोचती हूँ शायद अब कि उसको इंतजार में सुकून रहे, मैं सोचती हूँ शायद अब कि उसको इंतजार में सुकून रहे। वो बेफुसू जहान के फसू में खुश फसू रहे, वो बेफुसू जहान के फसू में खुश फसू रहे। एक और तंजीमी अनाउंसमेंट हुई है कि ये किताब जो है संगे मील के बुक स्टॉल पे ज़ाहिर है अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का और शरीक होने का। उम्मीद है कि मुंतशिर मुसद्दिक सांवल का एक पहलू कहीं से कुछ उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा। शुक्रिया।